रायगढ़ नाम के एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू की उम्र लगभग 14 साल की थी। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे। राजू को पढ़ने लिखने का काफी ज्यादा शौक था, लेकिन पेट भरने के लिए उसे एक ढाबे में काम करना पड़ा। उस ढाबे के मालिक चंपक सेठ बहुत ही भले व्यक्ति थे। उनको राजू के पढ़ने लिखने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इस कारण वह राजू से ज्यादा काम न लेकर उसे पढ़ने लिखने का पूरा समय देता था। एक दिन उस इलाके के थाने के 2 कांस्टेबल उस ढाबे में आए। ओ सेठ, जरा जल्दी से 2 स्पेशल चाय मलाई मार के भिजवाना। जी साहब, अभी भिजवाता हूं। सेठ इशारे से राजू को बुलाता है और उससे कहता है, जा जल्दी से 2 स्पेशल चाय बना कर ला, गाढ़ी मलाई के साथ। और सुन, चाय के साथ कुछ समोसे और पकौड़े भी लेकर जाना। और हाँ, इन लोगों से भूल कर भी पैसे मत मांगना। इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों चाचा? यहां तक कि इनसे पैसे भी नहीं लेने हैं। अरे बेटा, तू इन पुलिस वालों को नहीं जानता। इनकी ना दोस्ती भली है ना दुश्मनी। इनसे जितना हो सके दूर ही रहो, या फिर बना कर रखो बस। राजू झटपट एक ट्रे में सारा सामान सजाकर उन दोनों कांस्टेबल की टेबल के पास पहुंचा। अचानक चाय देते समय राजू का पैर साथ ही पड़ी एक कुर्सी से टकरा गया, जिससे चाय का कप उलटकर एक कांस्टेबल की वर्दी पर जा गिरा। तुरंत ही कांस्टेबल ने एक झन्नाटेदार तमाचा राजू के गाल पर जड़ दिया। अबे ओ लड़के, दिखाई नहीं देता क्या? कर दी ना मेरी वर्दी खराब। अब इसे क्या तेरा बाप आकर साफ करेगा? नहीं नहीं साहब, मैं अभी जल्दी से साफ कर देता हूं। अरे तुम गरीबों ने इस वर्दी को मजाक समझ रखा है। अरे 2 कौड़ी के वेटर, तू इस वर्दी की कीमत क्या समझेगा? तभी से वहां भागता हुआ आता है और राजू का बीच बचाव करते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, इस गरीब को मत मारो। इससे आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। ओ सेठ, कैसे कैसे लड़कों को भर्ती कर रखा है। इनसे चाय का एक कप भी नहीं पकड़ा जाता। सेठ जी ने किसी तरह हाथ पांव जोड़कर राजू को बचाया। राजू की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्से का एक ज्वालामुखी भी सुलग रहा था। उसने मन ही मन फैसला किया। बस, अब मैंने ये ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, मैं भी ये वर्दी पहन कर ही रहूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। उस दिन से सचमुच राजू के दिमाग में जैसे वर्दी का भूत ही सवार हो गया था। सुबह शाम दिन रात उसकी आंखों के सामने बस पुलिस की वर्दी ही नाचती रहती थी। वह अगर सोता भी था तो सपने में खुद को वर्दी में ही देखता था। उसने इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दिन के उजाले में वह ढाबे में काम करता था और रात को अपनी किताबों में डूब जाता था। उस इलाके में बिजली अक्सर चली जाती थी। इसी कारण कई बार लोगों को राजू रात को स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ता नजर आता था। इसी तरह पहले उसने अपना स्कूल पास किया, फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। फिर क्या था, उसने देखते ही देखते दरोगा की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन किया और उसे पास भी कर लिया। अब बारी थी फिटनेस टेस्ट। दरअसल लगातार पढ़ाई और काम करने की वजह से राजू अपने शरीर पर ध्यान न देने के कारण अन्य जवानों की तुलना में काफी कमजोर दिख रहा था। तभी वहां जवानों की जांच करने वाला एक अफसर आया। सब जवानों की जांच करता हुआ वह राजू तक पहुंचा। क्यों जवान, ठीक से खाते नहीं क्या? तुम्हारी एक एक पसली साफ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है सर, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं। देखकर लगता तो नहीं। तुम्हारे हाथ पांव तो अभी से कांप रहे हैं। 600 मीटर की दौड़ है, दौड़ पाओगे? क्यों नहीं सर, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और यह टेस्ट भी मैं जरूर पास करूंगा। चलो देखते हैं। दौड़ने की प्रतियोगिता हुई। राजू पूरे जोश से दौड़ा, लेकिन कमजोर होने के कारण वह अन्य जवानों से पिछड़ गया। ऊंची कूद में भी वह कुछ खास नहीं कर पाया, जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वह निराश होकर घर लौट आया। राजू भीतर से बुरी तरह से टूट गया था। अब उसका मन न किसी काम में लगता और न ही पढ़ाई लिखाई में। उसकी यह हालत सेठ से देखी नहीं गई। वह उसके पास आया
और उससे बोला, अरे राजू बेटा, तू इतना उदास क्यों है? तूने अच्छे से खाना पीना भी छोड़ दिया है, और तो और काम में भी तेरा ध्यान नहीं है। राजू ने अपनी परेशानी का कारण सेठ को बताया। बस इतनी सी बात से तू घबरा गया? अरे जीवन में यह सब तो चलता रहता है। इसी बात पर मैं तुझे एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुन। एक बार मैं अपने ढाबे के काउंटर में बैठा हुआ था, तभी वहां एक औरत आई और उसने खाना पैक करने के लिए कहा, और उस औरत के साथ 5-6 साल की एक बच्ची भी थी। मैंने काउंटर पर रखे टॉफी का डब्बा खोलकर प्यार से उस बच्ची की तरफ बढ़ा दिया। बेटा टॉफी खाओगी? लो टॉफी ले लो। लेकिन बच्ची ने शर्माते हुए टॉफी लेने से मना कर दिया। अब मैंने हंसते हुए अपने हाथों से उसे ढेर सारी टॉफी निकालकर देनी चाही। इस बार बच्ची ने बिना शर्माए टॉफी ले ली। यह देखकर उसकी मां उससे पूछती है, क्यों बेटा, जब अंकल ने तुम्हारी और टॉफी का डब्बा बढ़ाया था तब तो तुमने टॉफी नहीं ली, लेकिन जब उन्होंने खुद से दी तो तुमने खुशी से ले ली। मम्मा, मैं अपने छोटे हाथों से अगर टॉफी निकालती तो सिर्फ 2 या 4 से ज्यादा नहीं निकाल पाती थी, लेकिन देखो मम्मा, अंकल के बड़े बड़े हाथ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कितनी सारी टॉफी दी। यह किस्सा सुनाकर सेठ राजू से पूछता है, कुछ समझे राजू? नहीं। इस किस्से से यह सीख मिलती है कि हम मनुष्य भी अपने जीवन में अपने छोटे छोटे हाथों से चीजों को बटोरने की कोशिश करते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन क्या पता भगवान हमें अपने बड़े हाथों से कोई बड़ी सौगात देना चाहता हो। बस ऊपर वाले पर भरोसा करके मेहनत किए जाओ, देखना एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा और तुम दरोगा नहीं, उससे भी बड़े अफसर बनोगे। इसके बाद उसने नए सिरे से जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे इस घटना के 5 साल गुजर गए। एक दिन उसी एरिया के पुलिस थाने में, जिसमें वही दोनों कांस्टेबल तैनात थे, भाई जल्दी जल्दी चौकी की अच्छे से सफाई करवाकर सारी फाइलों को सही तरीके से रखवाना है। क्यों, आज कुछ खास दिन है क्या? आज हमारे माई बाप यहां आने वाले हैं। कौन? अरे आज यहां नए एसपी आने वाले हैं, राजेंद्र नाथ। अरे बाप रे, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं। पूरी चौकी की सफाई की जाती है। कुछ समय बाद एसपी की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकती है और उसमें से नया एसपी निकलकर चौकी के अंदर आता है। यह नया एसपी और कोई नहीं था बल्कि राजू ही था, जो आज आईपीएस राजेंद्र नाथ बन चुका था। उसने दोनों कांस्टेबलों को देखते ही पहचान लिया। सारी जांच करने के बाद वह कांस्टेबलों से पूछता है, अरे कांस्टेबल, फिर तो किसी बच्चे ने तुम्हारी कीमती वर्दी पर चाय नहीं उड़ेली। दोनों कांस्टेबलों के दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। उन्हें कई साल पहले की घटना याद आ गई। आप यह सब कैसे जानते हैं सर? क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, मैं ही था, जिसकी वजह से आपकी कीमती वर्दी खराब हो गई थी। आज शायद मेरी इतनी औकात हो गई है कि मैं आपकी वर्दी को साफ कर सकूं। यह सुनकर दोनों कांस्टेबलों की हालत खराब हो गई। दोनों एक साथ कांपने लगे। हमें माफ कर दीजिए सर, घबराइए नहीं। मैं आप लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूं, जो अपने से छोटे ओहदे वालों को कुछ नहीं समझते। लेकिन आप दोनों ने आज तक जो लोगों के साथ अन्याय किया है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए जाइए और आज तक जिन जिन होटलों में आपने मुफ्त का माल उठाया है, उन सब का बिल जाकर चुकाइए। इतना कहते ही राजेंद्र नाथ वहां से निकल गया और दोनों कांस्टेबल फटी आंखों से उसे देखते रह गए। रामनगर नाम का एक छोटा सा शहर था। वहां एक परिवार, जिसमें एक छोटा बच्चा अमन, उसकी बहन रिंकी और उन दोनों के माता पिता रहते थे। अमन की वार्षिक परीक्षा का नतीजा कुछ ही दिनों में आने वाला था। सारा परिवार अमन के अच्छे रिजल्ट की मनोकामना कर रहा था। कुछ ही दिनों में अमन का रिजल्ट आ गया। अमन ने वार्षिक परीक्षा में अव्वल स्थान अर्जित किया था, इसलिए उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा खुश था।
अमन के पापा ने अमन से पूछा। बेटा, तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? अमन बहुत सोच विचार करने के बाद अपने पापा से बोलता है। पपी। पापा, मुझे डॉगी का एक छोटा सा पपी चाहिए। अमन के माता पिता को जानवरों से कुछ खास लगाव नहीं था, इसलिए वो अमन को मना करते हुए बोलते हैं। बेटा, तुम कोई दूसरा खिलौना बताओ, तुम्हारे लिए मैं वो ले आऊंगा। इस पपी का क्या करोगे तुम? पूरे दिन घर में गंदगी फैलाता रहेगा तुम्हारा पपी। पापा, मेरे सब दोस्तों के पास उनका अपना एक पपी है, बस मैं ही हूं जिसके पास अपना कोई पपी नहीं है। जब भी मैं उन सबको उनके पपी के साथ खेलता हुआ देखता हूं, तब मुझे भी लगता है कि मेरे पास भी मेरा एक अपना पपी हो। अपने बेटे को इस तरह उदास देखते हुए अमन के पापा उसकी बात मानकर एक पपी लाने को तैयार हो जाते हैं। यह सुनते ही अमन और उसकी छोटी बहन रिंकी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले ही दिन अमन के माता पिता उसके लिए एक छोटा सा क्यूट पपी ले आते हैं, जिसे देखकर अमन और रिंकी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। थैंक यू मम्मी पापा, मुझे ये पपी बहुत पसंद आया। अब मेरे पास भी मेरे दोस्तों की तरह अपना एक पपी है। आई लव यू मम्मी पापा, आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। अमन और रिंकी उस पपी का नाम टॉमी रखते हैं और वो दिन भर टॉमी के साथ खूब खेलते हैं। वह दोनों स्कूल से आने के बाद तुरंत टॉमी के पास जाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। टॉमी भी बड़ी बेसब्री से उनका स्कूल से वापस आने का इंतजार करता रहता था। टॉमी उनके साथ खेलकर काफी खुश रहता था और ऐसे ही साथ साथ खेलते हुए कुछ साल गुजर जाते हैं। अमन और रिंकी तो बस थोड़े से ही बड़े होते हैं, पर टॉमी अब एक पूरा वयस्क डॉग बन चुका था। टॉमी जब से बड़ा हुआ था, तब से दोनों बच्चों का चाव भी उसमें से खत्म हो चुका था, क्योंकि अब वह पहले जैसा क्यूट पपी दिखाई नहीं देता था। टॉमी अब भी उन दोनों का स्कूल से आने का बेसब्री से इंतजार करता रहता था, परंतु अब वो दोनों घर आने के बाद टॉमी से खेलने नहीं आते थे। यह देखकर टॉमी बहुत उदास हो जाता था। ऐसे ही उदास रहने के कारण एक दिन ऐसा आता है कि टॉमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अमन के माता पिता को वैसे ही जानवरों से ज्यादा लगाव नहीं था, इसलिए वो टॉमी का इलाज करवाने की जगह उसे बाहर सड़क के किनारे छोड़ आते हैं, जहां तेज बरसात हो रही होती है। चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा, पूरे दिन भौंकने की आवाज सुन सुनकर तो मेरा सर ही दर्द हो जाता था और ना ही मैं ठीक से अपने ऑफिस का कोई भी काम कर पाता था। टॉमी पूरा दिन वहां ही पड़ा रहता है और बारिश में पड़े रहने के कारण उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। टॉमी दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक गरीब परिवार की नजर रोड के साइड में पड़े हुए टॉमी पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, और वे उसे उठाकर अपने साथ घर ले जाते हैं। दूसरी ओर अमन और रिंकी जल्दी ही टॉमी को भूल जाते हैं और अपने दूसरे खिलौनों और दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। अरे पापा, ये डॉगी कितना सुंदर है, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा और इसको मैं शेरू नाम से बुलाऊंगा। चिंटू का पूरा परिवार करीब था। वह किसी तरह से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे, पर चिंटू अपने उस थोड़े से खाने में से भी थोड़ा सा खाना निकालकर टॉमी, जिसका नाम अब शेरू हो चुका था, उसे खाने को देता था। चिंटू और उसके परिवार का प्यार पाकर शेरू बहुत ही जल्दी वापस से स्वस्थ हो चुका था। अब शेरू पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा था। वह चिंटू के परिवार को अपना परिवार बना चुका था और उनके साथ अच्छे से घुल मिल गया था। एक दिन चिंटू शेरू को सैर करवाने के लिए सड़क के किनारे पर ले जा रहे होते हैं। तभी शेरू एक तरफ देखकर भौंकने लग जाता है। चिंटू पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है कि घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है और साथ ही कुछ पुलिस वाले भी उसे दिखाई देते हैं। चिंटू शेरू की ओर देखता है तो उसे शेरू को देखकर ऐसा लगता है कि शेरू कुछ कहना चाहता है। शेरू चिंटू को उसके घर की ओर जाने का इशारा करता है। चिंटू शेरू को लेकर
उसके घर की ओर जाता है तो वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं। वह लोग और कोई नहीं, अमन और उसके घर वाले होते हैं। शेरू को देखकर अमन उसकी तरफ दौड़ कर आता है और बोलता है, टॉमी, तुम आ गए टॉमी। कहाँ चले गए थे तुम? हम बस कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए थे और पीछे से हमारे घर में चोरी हो गई। पहले तो तुम हमेशा घर में होते थे और कोई भी चोर घर में आने की हिम्मत नहीं करता था, पर अब तुम्हारे ना होने के कारण चोर घर में घुस गए और घर से सारा कीमती सामान उठाकर ले गए। अमन जैसे ही टॉमी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, टॉमी दुबक कर चिंटू के पीछे जा छुपता है, जिसे देखकर अमन बोलता है, क्या हुआ टॉमी, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अमन। अपने दोस्त शेरू को टॉमी के नाम से बुलाते देखकर चिंटू बोलता है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। यह टॉमी नहीं, मेरा दोस्त शेरू है। नहीं नहीं, ये टॉमी ही है। मैं इसे अच्छे से पहचानता हूं। मैंने बचपन से इसे पाला है। देखो, मैं इसको आवाज दूंगा तो ये भागकर मेरे पास आ जाएगा। यह बोलते हुए अमन टॉमी को आवाज देने लगता है। टॉमी, टॉमी, आओ इधर। देखो, मैं अमन, तुम्हारा दोस्त। अमन की आवाज सुनने के बाद भी टॉमी उसकी तरफ न जाते हुए चिंटू के पीछे जाकर दुबक जाता है और छुप जाता है, जिसे देखकर अमन उदास हो जाता है और फिर बोलता है, मेरे दोस्त टॉमी, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे पास नहीं आना चाहते हो और मुझसे नाराज हो। नाराज हो भी क्यों ना, हमने तुम्हें उस हालत में छोड़ दिया था जब तुम्हें हमारी बहुत जरूरत थी। वो तो भला हो चिंकू का, जो तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गया, नहीं तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। मैं तुम्हारी दुविधा समझ चुका हूं और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम चिंकू के साथ ही रहो। वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। यह सुनकर टॉमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से अमन की ओर बढ़ता है। अमन भी उसके सिर पर हाथ फेरकर अपना प्यार दिखाता है और उसके बाद टॉमी अब शेरू बनकर चिंटू के साथ चला जाता है। अमन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसकी कीमत उसने अपना दोस्त खोकर चुकाई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बेजुबान जानवरों को खिलौनों या उपहार की तरह नहीं समझना चाहिए। उनमें भी जान होती है। वह भी हंसते, खेलते और उदास होते हैं। बेजुबान जानवर भी हमारी तरह बीमार पड़ते हैं। हमें एक बेजुबान की जिम्मेदारी तभी लेनी चाहिए जब हम उसको अपना वक्त दे सके और खूब प्यार दे सके, क्योंकि इन बेजुबान जानवरों को हमसे कोई धन दौलत नहीं, बस प्यार और हमारा साथ ही चाहिए होता है। जरूरत पड़ने पर यह बेजुबान जानवर अपनी जान देकर भी हमारी मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। माधवपुर गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश एक गरीब किसान था, इसलिए वह मनोहर नाम के एक जमींदार के खेतों में खेती किया करता था। पूरे साल मेहनत करने के बाद भी रमेश कुछ खास नहीं कमा पाता था। वह जो भी कमाता था, उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे मनोहर को देना पड़ता था। रमेश के पास सफेद रंग की एक गाय थी, जिसका नाम राधा था। राधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। रमेश राधा की अच्छे से देखभाल किया करता था और उसे बहुत प्यार भी किया करता था। एक दिन जब रमेश राधा को चारा डाल रहा था, तब रमेश का एक पड़ोसी कमल आकर उसे बोलता है, रमेश, इतनी महंगाई में तुम अपनी सारी कमाई इस गाय पर ही लगा देते हो, फिर अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो तुम? कमल, तुम तो जानते ही हो कि राधा मुझे कितनी प्रिय है। हमारा पूरा परिवार राधा के दिए हुए दूध और उससे बनी खाने के पकवानों को चाव से खाता है। राधा के कारण ही हम भरपेट सो पाते हैं। बात तो तुम्हारी सही है। भगवान करे कि कभी भविष्य में मेरे पास भी राधा जैसी एक गाय हो। कुछ समय बीत जाता है। रमेश के पड़ोसी कमल की तबीयत बिगड़ जाती है। कमल की बीबी सुलेखा
रमेश से थोड़ा दूध लेने के लिए आती है, जिससे वह कमल को कुछ खाने के लिए दे पाए। राधा द्वारा दिया गया दूध पीने के बाद कमल जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती है और लोग दूर दूर से अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए राधा द्वारा दिया गया दूध लेने के लिए आने लगते हैं, जिसके चलते रमेश के घर के बाहर काफी भीड़ लगने लग जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलने के बाद एक दिन कमल रमेश से पूछता है, रमेश, इतने सारे लोग तुमसे दूध लेने आते हैं, पर तू इन सब से कोई भी पैसा नहीं लेता। अगर तू इन लोगों से पैसे लेने लग जाए तो तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी, तू भी अमीर हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर यहां जो भी लोग आते हैं वो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होकर दुखों के पहाड़ों के नीचे दबे होते हैं। मैं उनसे दूध के पैसे लेकर उनको और परेशान नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने राधा को धन कमाने के लिए नहीं पाला। राधा तो हमारे परिवार के सदस्य की तरह है। रमेश की बात सुनकर कमल अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लिए अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन जमींदार मनोहर रमेश के घर के बाहर से निकल रहा था। तभी उसने रमेश के घर के आगे लगी लोगों की भीड़ को देखा। इतनी भीड़ को देखकर उसने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, अरे भाई सुनो जरा, ये बताना ये इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है? क्या कोई प्रसाद मिल रहा है यहाँ? भगवान का प्रसाद ही समझिए सेठ जी। रमेश किसान के पास राधा नाम की एक ऐसी जादुई गाय है जिसका दूध पीने से किसी भी बीमारी का अंत हो जाता है, और कोई इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो, बस कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर मनोहर सोच में पड़ जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये गाय तो मेरे बड़े काम आ सकती है। अगर मैं इस गाय का दूध बाजार में 10 गुना भाव पर बेचूं तो मैं और भी धनवान हो जाऊंगा। यह सोचते ही मनोहर का मन लालच से पूरी तरह भर जाता है और वह किसी भी कीमत में उस गाय को अपनाने की सोच लेता है। और एक दिन मनोहर रमेश को अपने घर बुलाकर उससे पूछता है, रमेश, मुझे एक गाय की जरूरत है। तुम्हारे पास भी एक गाय है, तुम मुझे अपनी गाय बेच दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। अरे सेठ, ये आप क्या बोल रहे हैं? राधा सिर्फ हमारी गाय ही नहीं, हमारे घर की एक सदस्य ही है। हम उसे कैसे बेच सकते हैं? यह बोलकर रमेश मनोहर के घर से चला आता है। मनोहर गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था और रमेश को अपने जाल में फंसाकर गाय हासिल करने का उपाय लगाने लगता है। मनोहर रमेश को अपने खेतों में खेती के काम से निकाल देता है, जिससे रमेश की माली हालत खराब होती चली जाती है। अब रमेश के पास इतने भी पैसे नहीं बचे होते हैं कि वह अपने परिवार के साथ राधा का भी पेट पाल सके। राधा की ऐसी हालत देखकर रमेश बहुत परेशान हो जाता है और उदास होकर अपने आप से बोलता है, मैं राधा की ऐसी हालत नहीं देख सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे मनोहर सेठ को ही बेच देता हूं। कम से कम राधा को खाने पीने को तो अच्छे से मिलेगा, और जो थोड़े बहुत पैसे मुझे मिलेंगे उससे मैं अपने घर को कुछ समय तक चला सकूंगा। रमेश मनोहर सेठ के घर जाकर राधा को उसके हवाले कराता है। राधा और रमेश दोनों एक दूसरे से अलग होकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। मनोहर राधा का दूध बेचकर और भी ज्यादा अमीर होने के सपने देखने लगता है। अगले ही दिन से मनोहर एक दूध की दुकान खोलकर वहां पर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा होता है, हमारे यहाँ जादुई गाय का दूध मिलता है, जिसे पीकर सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस दूध का मूल्य केवल 500 रुपया प्रति लीटर है। मनोहर की दुकान पर कई प्रकार के रोगी ठीक होने की उम्मीद लगाए किसी भी मूल्य पर दूध लेने आ जाते हैं। मनोहर को पहले ही दिन काफी अच्छी कमाई होती है, जिसे देखकर मनोहर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद काफी सारे लोग गुस्से में मनोहर से लड़ने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि उस दूध को पीने के बाद भी किसी भी मरीज को
कोई असर नहीं पड़ा है और उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया है। ये बोलकर वे सारे लोग मनोहर से अपना पैसा वापस ले जाते हैं और मनोहर उदास हुए अपनी दुकान पर अकेला रह जाता है। राधा से कोई फायदा न होता देखकर मनोहर राधा को रमेश के घर पर वापस छोड़ आता है। रमेश और राधा एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रमेश राधा को देखकर बोलता है, राधा, जब से तुम इस घर से गई हो हमारा मन ही नहीं लग रहा था। अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। राधा भी सर हिलाकर रमेश की बातों का समर्थन करती है। अगले ही दिन से राधा का दूध फिर से लोगों की बीमारियों को दूर करने लगता है। लोग फिर से रमेश के घर आकर राधा का दूध लेकर जाने लगते हैं। रमेश की उदारता देखकर एक अमीर सेठ उसको अपने पास अपने काम पर रख लेता है, जिसके कारण रमेश के भी गरीबी के दिन अब खत्म हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब जानवर केवल प्यार के कारण ही इंसानों से जुड़े होते हैं। जब तक उनको हमसे प्यार मिलता रहता है तब तक वह हमारी जिंदगी को स्वर्ग बनाते रहते हैं, और अगर हम उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके अंदर से भी वह भाव पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हमें बचपन से ही जानवरों के साथ दया का भाव रखना चाहिए। माधवपुर गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था, जिसे घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके पास कई घोड़े थे। उन सब घोड़ों में से प्रिंस नाम का एक घोड़ा उसका पसंदीदा घोड़ा था। प्रिंस कद काठी में भी बाकी घोड़ों से ऊंचा लंबा था और दिखने में भी काफी सुंदर लगता था। प्रिंस की रफ्तार बाकी घोड़ों के मुकाबले काफी तेज थी, इसलिए वह घोड़ों की रेस में भी भाग लिया करता था। प्रिंस ने कई रेस जीतकर अपना और अपने मालिक राघव का नाम रोशन किया था, इसलिए राघव बाकी घोड़ों के मुकाबले प्रिंस का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता था, जिसके चलते प्रिंस का स्वभाव भी दूसरे घोड़ों के प्रति अभिमानी हो चुका था। प्रिंस, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे चहीते घोड़े हो। तुम्हारी तुलना इन सब घोड़ों के साथ नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल हीरा हो, हीरा। अपने मालिक राघव के मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर प्रिंस और भी खुश हो जाता था और खुशी में दौड़ने लगता था। एक दिन राघव प्रिंस के पास आता है और उससे बोलता है, प्रिंस चलो, अब एक और प्रतियोगिता जीतने का समय आ गया है। आज ही खबर आई है कि शहर में घोड़े की रेस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें हमारे गांव से तुम्हें रेस के लिए चुना गया है। अब हम सबको दिखा देंगे कि हमारी जोड़ी में कितना दम है। हमें आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, और हाँ, जीत की ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। यह बोलकर राघव हर रोज प्रिंस का रख रखाव अच्छे से करना शुरू कर देता है। वह प्रिंस को अच्छे से अच्छा चारा लाकर देता है, तेल की मालिश भी करवाता है और मैदान में खुला दौड़ने का अभ्यास आदि कराने में जुट जाता है। प्रिंस भी दौड़ने का अभ्यास करने के लिए खुले मैदान में खूब तेजी से दौड़ता है, जिसे देख राघव अति प्रसन्न हो जाता है। प्रिंस को तेजी से भागता देख राघव को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह प्रतियोगिता तो प्रिंस के अलावा कोई और घोड़ा जीत ही नहीं सकता। अभ्यास के दिन बीत जाते हैं और प्रतियोगिता का दिन पास में आ जाता है। प्रतियोगिता में कई प्रकार के भिन्न भिन्न घोड़े और उनके मालिकों ने भाग लिया हुआ था। उन सबको देखकर राघव एक पल तो थोड़ा सा घबरा जाता है, परंतु दूसरे ही पल प्रिंस की ओर देखकर उसका मन आत्मविश्वास से भर जाता है और वह प्रिंस से बोलता है, मुझे पता है प्रिंस कि जब तुम भागते हो कोई भी घोड़ा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सब भी बस तुम्हें भागते देखते रह जाएंगे और हम देखते ही देखते इन सब से आगे निकल जाएंगे। फिर तुम्हें सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, पूरे शहर में हर कोई पहचाना करेगा। सारे घोड़े एक सफेद स्टार्ट लाइन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। हर घोड़े पर उसका मालिक बैठा हुआ था। प्रिंस के ऊपर भी उसका मालिक राघव बैठा हुआ था। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और सारे घोड़े तेजी से भागने लगते हैं। जैसा कि राघव ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और देखते ही देखते
प्रिंस सब घोड़ों से आगे निकलने लगता है। राघव ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि जो उसने सोचा था वही सच हो रहा है। अपनी बढ़त को देखते हुए राघव और प्रिंस खुशी से अपना ध्यान रेस से खो देते हैं और इसी चक्कर में प्रिंस का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसका संतुलन खराब हो जाता है और वह दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। बाकी सारे घोड़े रेस में उनसे आगे निकल जाते हैं, केवल प्रिंस और राघव ही वहां पर पड़े रह जाते हैं। बाकी सब घोड़ों को आगे निकलता हुआ देखकर राघव बार बार प्रिंस को खड़े होने के लिए बोलता है। प्रिंस उठो, जल्दी उठो, नहीं तो सब घोड़े हमसे आगे निकल जाएंगे और रेस जीत जाएंगे। प्रिंस खड़े होने की तो बहुत कोशिश करता है, परंतु वह चाहकर भी खड़ा नहीं हो रहा था। यह देखकर राघव प्रिंस से सहानुभूति दिखाने के बजाय उस पर गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से प्रिंस को डांटने लगता है। बेवकूफ घोड़े, आज तेरी वजह से मैं ये रेस हार गया। तुझे पता भी है मेरा कितना नुकसान हो गया है। तुझे पालने और तेरी देखभाल करने में मैंने लाखों रुपए लगाए हैं। उसका फल मुझे आज इनाम जीतने पर मिलने वाला था। मेरा कितना खर्चा कर दिया तूने, तुझे पता भी है। और जब मुझे फल मिलने वाला था तो तू अपनी टांग तुड़वा कर बैठ गया। राघव का ऐसा रूप देखकर प्रिंस बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि राघव उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर एक रेस के हारते ही राघव को उसकी चोट की परवाह किए बिना उस पर ऐसा गुस्सा करते देखकर प्रिंस के हालात और भी बुरे हो गए थे। चोट लगने के कारण प्रिंस से अब उठा भी नहीं जा रहा था, तो राघव गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। प्रिंस को उठाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई जाती है, जिसमें 2 घोड़े लगे रहते हैं। वो घोड़े वही होते हैं जिनका प्रिंस मजाक उड़ाया करता था। वह दोनों घोड़े घोड़ा गाड़ी को खींचते हुए प्रिंस को घर तक ले आते हैं। घर पर आने के बाद प्रिंस देखता है कि उसके अस्तबल में न तो अब पहले की तरह खाना और चारा पड़ा है और न ही पीने के लिए पानी भी पड़ा है। प्रिंस सब कुछ समझ जाता है कि राघव का लगाव उससे नहीं बल्कि उसकी जीतने की आदत से था। जैसे ही प्रिंस जीतने के लायक नहीं रहा, वैसे ही राघव ने उसका साथ छोड़ दिया। वह दोनों घोड़े अपने अपने अस्तबल से प्रिंस के लिए थोड़ा थोड़ा सा चारा और पानी लेकर आते हैं। यह सब देखकर प्रिंस बहुत भावुक हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिंस ने ये कभी नहीं सोचा था कि वह जिसका मजाक बनाता रहता है वो एक दिन ऐसे उसके काम आएंगे। वह भावुक होते हुए उन दोनों से बोलता है। दोस्तों, मैंने आज तक तुम्हारी कभी कद्र नहीं की। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपने से कम ही समझा था। तुम लोग जब बोझा ढोते रहते थे तो मैं तुम सबका मजाक बनाया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बोझा ढोना भी क्या कोई काम है। पर आज मेरी हालत देखो, मैं खुद आज ऐसा बोझ बन गया हूं जिसे तुम्हें उठाकर यहां तक लाना पड़ा। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव किया। आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितना गलत था। बाकी घोड़े प्रिंस को इस तरह देखकर बोलते हैं। प्रिंस, तुम्हें ऐसे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुशी है कि तुम्हें पता चल गया कि मुसीबत आने पर कौन तुम्हारे काम आ सकता है और कौन नहीं। तुम्हें यह भी एहसास हो गया कि कोई काम अगर दिल से किया जाए तो छोटा बड़ा नहीं होता। लगन से काम करने से ही आपका काम बड़ा बनता है, चाहे वो काम रेस में दौड़ना हो या फिर बोझा ढोने का। अगर आप अपने काम में पूरी तरह तत्पर हो तो एक ना एक दिन हर कोई आपके काम को जरूर सराहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर किसी का अपना एक काम होता है जो किसी न किसी के लिए बेहतर जरूर होता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि कौन हमारे अपने हैं और कौन बस हमारा अपना होने का दिखावा करते रहते हैं। राजपुरा नाम के एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश के पास एक पशु फार्म था जिसमें तरह तरह के पशु रहते थे। उनमें से थी एक सुनहरी।
सुनहरी एक भूरे सुनहरे रंग की मुर्गी थी। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और स्वभाव से काफी चुलबुली थी। सुनहरी रमेश को रोज एक अंडा दिया करती थी। सुनहरी के दिए हुए अंडे का रंग भी भूरा सुनहरा ही होता था, इसलिए मार्केट में सुनहरी का अंडा काफी महंगे दाम पर बिकता था। सुनहरी, तुम तो इस फार्म की जान बन गई हो। तुम्हारे कारण ही लोग दूर दूर से हमारे फार्म पर अंडे लेने आते हैं, जिसके चलते हमारे फार्म में दूध और बाकी चीजों की भी बिक्री काफी बढ़ जाती है। सुनहरी इस बात से अनजान इधर उधर अपनी ही मस्ती में भागती दौड़ती रहती थी। सुनहरी के अंडों की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी कि जो भी उसके अंडे एक बार खा लेता, वो फिर से दूसरे अंडों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। रमेश के पास भोलू नाम का एक कुत्ता भी था। भोलू सुनहरी का दोस्त था और जब भी भोलू रमेश के साथ ना होता, तब वो सुनहरी के साथ ही समय बिताया करता था। एक दिन सुनहरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते वह कई दिनों तक बीमार पड़ जाती है। बीमार होने के कारण सुनहरी अंडे नहीं दे पा रही थी। कई दिन निकल जाने के बाद भी जब सुनहरी कोई अंडे नहीं देती, तब रमेश परेशान हो जाता है। रमेश परेशान होते हुए अपने आप से पूछता है, इस सुनहरी ने जब से अंडे देने बंद किए हैं, तब से मेरे फार्म पर भारी नुकसान होना चालू हो गया है। आजकल कोई भी ग्राहक मेरे फार्म पर आना नहीं चाहता, क्योंकि उसे सुनहरी के भूरे अंडे नहीं मिल रहे। लगता है मुझे सुनहरी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, जिससे सुनहरी फिर से अंडे देने लग जाए और मेरी कमाई फिर से अच्छी हो जाए। यह सोचकर रमेश सुनहरी को लेकर जानवरों के डॉक्टर के क्लिनिक में जाता है। डॉक्टर साहब, ये मेरी मुर्गी है सुनहरी। सुनहरी को कौन नहीं जानता। सुनहरी के चर्चे तो पूरे गांव में ही नहीं, बल्कि शहर तक पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब, सुनहरी जिस कारण से इतनी प्रसिद्ध हुई है, अब वही कारण लोगों की मायूसी का भी कारण बन रहा है। सुनहरी जो भूरे सुनहरे अंडे देती थी, वो काफी दिनों से वैसे कोई भी अंडे दे नहीं पा रही है। आप प्लीज सुनहरी को देखिए और इसका इलाज करके इसको पहले जैसा बना दीजिए। डॉक्टर सुनहरी को अच्छे से चेक करता है और चेकिंग पूरी होने पर रमेश से बोलता है, सुनहरी की अब उम्र हो चुकी है। इसकी तबीयत ठीक होने पर भी ये पहले की तरह अंडे नहीं दे सकती। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनते ही रमेश के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। कुछ पल ऐसे ही बुत बना खड़ा रहने के बाद रमेश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप कुछ तो कीजिए। कोई तो इलाज ऐसा होगा जिससे सुनहरी फिर से अंडे दे सके। उसके जो भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है रमेश, बात पैसे की नहीं है, पर सुनहरी की अब उम्र हो चुकी है। उसका अंडा दे पाना अब संभव ही नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश मायूस होकर वापस अपने घर चला आता है। उसे रात भर जरा भी नींद नहीं आती। वो अपने बिस्तर पर पड़े ऐसे ही सोचता रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और अब वो आगे क्या करे जिससे उसकी कमाई का जरिया खुला रहे। आखिरकार रमेश इस नतीजे पर आता है कि उसे अब दूसरी मुर्गी लानी होगी, जिसका रंग भी भूरा और सुनहरा हो, जो दिखने में भी सुनहरी के जैसी ही हो, ताकि उसके अंडों की भी भूरा सुनहरा होने की संभावनाएं बढ़ जाए। अगले दिन सुबह उठने के बाद रमेश भोलू को अपने साथ लेकर मुर्गी वाले की दुकान पर जाता है। वहां जाकर वो मुर्गी वाले से बोलता है, ए मुर्गे वाले भैया, जरा मुझे एक भूरे और सुनहरे रंग की मुर्गी तो दिखाना। जरूर साहब, अभी दिखाता हूं। कुछ ही देर में मुर्गी वाला सुनहरी जैसे दिखने वाली एक भूरे सुनहरे रंग की मुर्गी ले आता है। ये लो साहब, ये रही आपके लिए भूरे सुनहरे रंग की मुर्गी। रमेश का चेहरा उस मुर्गी को देखकर बिल्कुल खिल उठता है। रमेश उत्साहित होकर मुर्गी वाले से बोलता है, हाँ हाँ भैया, बस बिल्कुल ऐसी ही मुर्गी चाहिए मुझे। आप बस मुझे ये मुर्गी दे दो और बताओ कि इसके कितने पैसे हुए। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? हाँ जरूर, पूछो। आप बिल्कुल ऐसे ही भूरे सुनहरे रंग की ही मुर्गी क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण छिपा है?
वो क्या है ना, मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही भूरे सुनहरे रंग की एक मुर्गी है जिसकी अब उम्र हो चुकी है। वह मुर्गी मेरी काफी पसंदीदा है, इसलिए मुझे बिल्कुल ऐसी ही एक मुर्गी चाहिए जिसके कारण मैं अपनी चाहती मुर्गी सुनहरी के जाने के बाद उसके गम में ना डूब जाऊं। मुर्गी वाला भैया भाप जाता है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। वह रमेश से बोलता है, भाई साहब, अगर आपकी वो मुर्गी मरने ही वाली है तो मैं आपको आपके फायदे की एक बात बताऊं। फायदे की बात? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ। मुर्गी वाला भैया जानबूझकर एक्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं नहीं, रहने दीजिए, वो तो आपकी चहेती मुर्गी है ना, आप रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप बताइए तो मेरे फायदे की बात। आपको पता है, ऐसी मुर्गियां जो अब अंडे देने लायक नहीं है, उसको कसाई हमसे खरीद कर ले जाते हैं और उन मुर्गियों के हमें अच्छे पैसे भी देकर जाते हैं। पर आप रहने दीजिए, सुनहरी तो आपकी चहेती मुर्गी है ना। रमेश उस मुर्गी वाले भैया की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, परंतु ऊपर से दुखी होने का नाटक करते हुए बोलता है, अरे भाई साहब, अब होनी को तो कौन ही टाल सकता है। आज नहीं तो कल सुनहरी का दिन भी आना ही है। मैं चाहकर भी सुनहरी को अपने पास हमेशा तो नहीं रख सकता, तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि सुनहरी को आपको ही बेच देता हूं। आप बस मुझे उसका अच्छे से अच्छा दाम दिला देना। रमेश के साथ ऐसे ही खड़ा भोलू कुत्ता रमेश की ये सब बातें सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वह घर आते ही सीधे फॉर्म में जाकर सुनहरी के पास जाता है और उसे ये सारी बात बताता है। भोलू की बात सुनकर सुनहरी बिल्कुल टूट जाती है और रोते हुए भोलू से बोलती है, मैंने इन्हें इतना अच्छा इंसान माना था और शुरू से ही अपने अंडों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वो सब कुछ किया कि जिससे इनको अंडों का बाजार में अच्छे से दाम मिल सके, पर ये मुझे कसाई को देने के लिए राजी हो गए, बस मेरे अंडे ना मिल पाने के कारण। यह बोलकर सुनहरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी भोलू कुत्ता उसे एक रास्ता सुझाता है। सुनहरी, तुम बिल्कुल भी देर मत करो, तुम अभी के अभी यहां से भाग जाओ, नहीं तो यह आदमी कल तुम्हें कसाई के हाथों दे देगा। भोलू की मदद से सुनहरी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। सुनहरी जैसे ही गांव के सड़क से होते हुए जा रही थी, वो मुर्गी वाला भैया उसे वहां देख लेता है और अपने हाथ में उठा लेता है। सुनहरी अपने आप को मुर्गी वाले की कैद में देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। सुनहरी को घबराया हुआ देखकर मुर्गी वाला उससे बोलता है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई कसाई के पास नहीं देने वाला हूं, बल्कि मैं तो पहले ही समझ गया था कि दाल में कुछ काला है और रमेश को तुमसे कोई लगाव नहीं है। मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें रमेश की कैद से आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई भी मुर्गी अंडे देती रहती है तब तक ये लोग उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, परंतु जैसे ही वो मुर्गी अंडे देने लायक नहीं रहती, वैसे ही उसको कसाई के हवाले कर दिया जाता है या फिर उसकी देखभाल रोक दी जाती है। मैं बस तुम्हें रमेश की कैद से बचाना चाहता था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी आजादी के साथ अपने पास रखूंगा। ऐसा बोलकर मुर्गी वाला सुनहरी को अपने साथ ले जाता है और इस तरह सुनहरी रमेश की कैद से आजाद हो जाती है। ये कहानी है एक मछुआरे और उसकी प्रिय मछली की, जो कृष्णानगर गांव में रहते थे। मछुआरे का नाम था भोला और वो एक अच्छा आदमी था। एक दिन जब भोला समुद्र में जाल फेंककर हर रोज की तरह मछलियां पकड़ रहा होता है, तो उसके जाल में बहुत ही सुंदर मछली फंस जाती है, जिसका रंग लाल और सुनहरा होता है। भोला को वह मछली बहुत पसंद आती है और भोला उसका नाम मिनी रख देता है। अपने मछुआरे के व्यवसाय के चलते भोला को सभी मछलियां ही पसंद होती हैं, पर वो मिनी से बहुत प्यार करता था और मिनी का बहुत ध्यान भी रखता था। इस कारण भोला मिनी को किसी और को किसी भी दाम पर नहीं बेचना चाहता था। वो मिनी को बाकी सभी मछलियों और अपने गांव से दूर अलग एक तालाब में रखता था और वहीं उसे खाना भी देता था
और अपना पूरा काम खत्म होने के बाद भोला अपना ज्यादातर समय मिनी के साथ ही गुजारता था। मिन्नी, तुम तो सच में सबसे प्यारी मछली हो। मैंने तुमसे पहले आज तक कभी कोई इतनी सुंदर और अच्छी मछली नहीं देखी। तुम जब से आई हो मुझे बाकी सब मछलियां फीकी सी दिखाई देने लग गई हैं। मिनी भी भोला को देखकर ऐसे हंस देती है जैसे वो उसकी सारी बातें समझ गई हो। एक दिन अचानक से भोला की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी बीबी सुधा उसकी देखभाल कर रही होती है, परंतु फिर भी उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी ओर भोला के तालाब पर ना आने के कारण मिनी भी मायूस सी रहने लग गई थी। भोला की तबीयत बिगड़ते बिगड़ते एक दिन आ ही गया जब भोला ने अपना देह त्याग दिया। भोला के जाने के गम में उसकी बीबी सुधा फूट फूट कर रोने लगी। मिनी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि अब भोला कभी भी उससे मिलने नहीं आएगा। भोला के न आने के कारण मिनी को अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाता था, इसलिए मिनी भी भूख के कारण परेशान रहने लगी थी। पर असली मुसीबत तो अब आई जब गर्मियों की शुरुआत होने को आई। जैसे ही सर के ऊपर सूरज चमकने लगा, वैसे ही उस तालाब में जमा पानी सूखने लगा, और जैसे जैसे तालाब का पानी सूखता जा रहा था, वैसे वैसे मिनी के रहने की जगह भी कम होती जा रही थी। धीरे धीरे मिनी भी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर पानी ऐसे ही सूखता गया और मैं यहाँ ही फंसी रह गई तो फिर मैं भी बच नहीं पाऊंगी। मिनी को ये तो अच्छे से पता था कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उसका बच पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर भोला के जाने के बाद सुधा के घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। सुधा भी भोला की लाई हुई मछलियों को पसंद करती थी और इसके चलते ही वह सोचती थी कि उसे भी मछलियों को बेचकर ही अपने घर के लिए कुछ पैसा कमाना होगा। सुधा भोला की पालतू मछलियों को देखने के लिए तालाब के पास आती है तो वह वहां पर मिनी को देखती है। मिनी एक ऐसी मछली थी जिसे देखते ही सबका मन उस पर आ जाता था। सुधा को भी मिनी पहली नजर में भा गई थी। सुधा ने मिनी को एक फिश बाउल में लिया और उसे बेचने के लिए अपनी दुकान में रख लिया। कुछ ही देर में सुधा की दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे बहन जी सुनिए, ये जो आपने लाल रंग की मछली रखी हुई है इसका भाव तो बताओ जरा। आज मेरे बेटे का 18वां जन्मदिन है, उसे तोहफे में यह मछली जरूर पसंद आएगी। यह बोलकर वह व्यक्ति मिनी को अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचते ही वह व्यक्ति अपने बेटे अरुण को उसकी नई पैट मिनी को दिखाता है, जिसे देखकर अरुण काफी खुश हो जाता है। पापा, आपको ये कैसे पता था कि मुझे तोहफे में एक मछली चाहिए थी? अब मैं इस मछली की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। अरुण काफी अच्छे से मिनी की देखभाल करता है, परंतु मिनी फिर भी उस बाउल में उदास उदास सी रहती है। अरुण भी मिनी को ऐसे उदास देखकर उदास हो जाया करता था। मिन्नी, मैं तुम्हारी इतने अच्छे से देखभाल करता हूं, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और मेरे साथ खेला करो। अरुण के इतना सब बोलने के बाद भी मिनी के स्वभाव पर कुछ असर नहीं पड़ता। हर गुजरते दिन के बाद मिनी की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। एक दिन अरुण मिनी को खाने के दाने डाल रहा होता है, पर मिनी उसे खा नहीं रही होती है। वहीं अरुण के पड़ोसी, जिसका नाम जैन था, वह उसके घर पर आता है। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अंकल, मैं अपनी मछली मिन्नी को खाना खिला रहा हूं, पर ये खाना खा ही नहीं रही है। पता नहीं ये किस बात से नाराज है। बेटा, तुम्हारी मछली तुमसे उदास नहीं है। तो फिर ये खाना क्यों नहीं खा रही है? बेटा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूं। ठीक है। तुम्हें याद है, हमारी सोसाइटी में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। हाँ जी, याद है। उसके ऊपर पुलिस को चोरी का शक हो गया था, जिसके चलते पुलिस ने उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया था। पुलिस के उसको जेल में बंद करने के बाद भी उसको सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया पूरा खाना
समय पर उपलब्ध कराया गया, पर फिर भी वह उस खाने को नहीं खाता था। वो केवल उतना ही खाना खाता था जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। बाकी खाना उसको बार बार देने पर भी वह मना कर दिया करता था। क्या तुम बता सकते हो कि उसका क्या कारण था? नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसका कारण था कि वो निर्दोष होते हुए भी पुलिस उसे उठाकर ले गई और उसे जेल में कैद कर दिया। जैसे ही पुलिस को कोर्ट से आदेश आया कि रमेश निर्दोष है, वैसे ही पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा और रमेश फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया और पहले की तरह खुश रहने लगा। पर इस कहानी से मिन्नी का क्या संबंध है? मिन्नी भी उसी निर्दोष रमेश की तरह ही है, जो निर्दोष होते हुए भी एक कैद की तरह जिंदगी बिता रही है। मिन्नी एक कैदी कैसे हुई? मैं तो मिन्नी से बहुत प्यार करता हूं। मैं तो उसका बड़ा ख्याल रखता हूं और समय से खाना भी देता हूं। बेटा, एक मछली का असली घर समुद्र ही होता है। अगर तुम एक मछली को वहां से निकालकर एक छोटे से बाउल में रखते हो तो वह उसके लिए किसी कैद से कम नहीं है। जब कोई व्यक्ति कैद में होता है तो उसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं, केवल उसकी आजादी ही प्यारी होती है। मिन्नी भी तुमसे नाराज नहीं है, पर ऐसे बाउल में कैद होने के कारण वह हमेशा उदास रहती है और उसका कुछ खाने का मन नहीं करता। फिर अंकल, मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, तुम्हें इस मछली को समुद्र में आजाद करना चाहिए। जयंत की बातें सुनकर अरुण अब ये समझ चुका था कि किसी भी जीव के लिए आजादी का महत्व कितना बड़ा होता है। अगर आप किसी भी जीव को कैद करके रखेंगे तो चाहे आप उसे कितना भी प्यार कर ले, पर फिर भी वह अपनी स्वाभाविक जिंदगी जी ही नहीं पाएगा। अगले ही दिन अरुण अपने पापा के साथ जाकर मिनी को समुद्र के पास ले जाता है और भारी मन से मिनी को समुद्र में छोड़ देता है। मिनी भी एक पल के लिए अरुण को देखती है और दूसरे ही पल एक मुस्कुराहट के साथ तेजी से तैरती हुई समुद्र में गायब हो जाती है। मिनी को ऐसे खुश देखकर अरुण की उदासी पूरी तरह से गायब हो जाती है और वह भी मुस्कुराते हुए अपने पापा के साथ अपने घर की ओर चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रत्येक जीव को जीने का समान अधिकार है और किसी व्यक्ति को भी किसी जीव को कैद में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैद में कोई भी जीव ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। आप चाहे उस जीव से कितना भी प्यार कर लें, परंतु वह जीव अपने प्रकृति में वास करके ही खुश रह सकता है। एक गांव में जहां सभी जानवर खुशहाल और मित्र भाव से रहते थे, एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम रोमा था। रोमा को गांव के सभी जानवरों की तरह ही खेलने का बहुत शौक था। वह हमेशा गांव के कोने कोने में भटकती रहती थी और नए दोस्त बनाने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन रोमा गांव के किनारे एक खेत में खेल रही थी। तभी उसने देखा कि खेत के एक कोने में एक छोटा सा चूहा बहुत ही उदास बैठा है। रोमा ने उसके पास जाकर पूछा, हाय, तुम क्यों इतने उदास हो? चूहा ने रोमा से कहा, मुझे कोई भी दोस्त नहीं मिलता। सभी मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं एक चूहा हूं। रोमा ने एक पल तो यह सुनकर मन ही मन हंसना चाहा कि भला इस छोटे से चूहे से कौन ही डरता होगा, पर अगले ही पल उसने चूहे से कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। चूहा थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक बिल्ली उसकी दोस्त बन सकती है, लेकिन फिर भी उसने रोमा की दोस्ती स्वीकार कर ली। तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम छोटू है। छोटू, ये कैसा नाम हुआ? मैं छोटा हूं ना, इसीलिए सब मुझे छोटू कहकर बुलाते हैं। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। रोमा और छोटू दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे साथ में खेलते, गाते और मिलकर अपनी दिनचर्या को बिताते। उनकी दोस्ती को देखकर गांव के अन्य लोग भी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे वे सभी भी उनकी मित्रता को स्वीकार करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो गया।
एक चोर गांव में आ गया और उसने एक ही रात में कई घरों में चोरी कर दी। लोग घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा। रोमा और उसका दोस्त छोटू भी डरे हुए थे। फिर भी उन्होंने न डरते हुए इस समस्या का समाधान निकालने के लिए दिमाग लगाना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि वे इस समस्या का सामना कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और चोर का सामना बहादुरी से करने का निर्णय लिया। तुम्हें पता है, जब इंसानों को किसी चूहे को पकड़ना होता है तब वो क्या करते हैं? हाँ हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। एक चूहेदानी में पनीर का टुकड़ा लगाकर किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ चूहे को लालच आ जाए और चूहा झट से जाकर पनीर के लालच में चूहेदानी में फंस जाए। बिल्कुल सही बोला। आज इसी तरीके से एक चूहा इंसान को पकड़ेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। रोमा छोटू के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। सारा गांव भी जिसमें उनके साथी होता है। वह लोग प्लान के हिसाब से एक घर के सारे दरवाजे खुले रखकर वहां से गायब हो जाते हैं। वह घर किसी भी अनजान व्यक्ति के अंदर घुस जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। अब भला कोई भी चोर इस तरह के अवसर को कैसे छोड़ सकता था? उस चोर ने इधर उधर देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा, तो उसने अपने आप से बोला, अरे ये क्या हुआ आज? ये सब लोग कहाँ गायब हो गए और ये घर के दरवाजे भी खुले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना। हो सकता है सब किसी शादी समारोह में गए हों और गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। इसमें मेरा तो फायदा ही फायदा है। नुकसान जिसका होगा वो देखे। मुझे तो बिना मेहनत के पूरे घर पर हाथ साफ करने का मौका मिल गया। इतना कहते ही वो चोर खुले हुए दरवाजे से बिना किसी मेहनत के वहां घुस गया और फटाफट से वहां रखा कीमती सामान एक एक करके अपने झोले में डालने लगा। चोर ने कुछ ही सामान अपने झोले में डाला था कि एकदम से उस रूम की लाइट जल गई। लाइट चलते ही चोर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक आवाज आती है, क्या हुआ? चोरी करते हुए रुक क्यों गए? चोर वह आवाज सुनते ही घबराकर इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर घर के दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं। वह चोर घबराया हुआ वहां खड़ा रह जाता है और घबराया हुआ बोलता है, कौन है वहां? ये आवाज कहां से आ रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? ऊपर देखो, ऊपर। चोर घबराते हुए ऊपर की ओर देखता है। वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जिसमें से ये आवाज आ रही होती है। चोर को अब ये आभास हो चुका था कि अब वो फंस चुका है। वह एकदम से गिड़गिड़ाकर रोने लगता है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम कितने निर्दोष हो या नहीं, वो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। अब तो पुलिस ये फैसला करेगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये सुनकर चोर की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है और वह वहां ही बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही कमरे के अंदर गांव वाले आ जाते हैं। वह उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं जिससे चोर को होश आता है। वह चोर जैसे ही आंखें खोलता है तो अपने सामने सभी गांव वालों को खड़ा देखता है। सबको वहां खड़ा देखकर वह काफी घबरा जाता है। तभी वहां खड़े गांव वालों में से एक गांव वाला बोलता है, इसको हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस इसको अच्छा सबक सिखाएगी। जब 2-4 डंडे पड़ेंगे ना, तब सारी चोरी की आदत निकल जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर चोर उन सबके आंखें गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं साहब, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं ये चोरी अपने लिए नहीं करता, मैं अपने बच्चों के लिए ही चोरी करता हूँ। क्यों मासूम बच्चों का नाम लगाकर अपने बुरे कर्मों को छुपा रहे हो? साहब, मैं मजबूर हूं। मैं आपके गांव से चोरी किया हुआ हर एक सामान लौटा दूंगा। बस आप मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। ऐसा बोलने के कुछ ही देर में
वह चोर आज से पहले चोरी किया हुआ हर एक सामान वहां लाकर रख देता है। वह गांव वाले उस चोर की मजबूरी को समझकर उसे सुधरने का एक मौका देते हैं। हम तुमको अपने ही गांव में काम करने का मौका देते हैं और हमारे गांव की सबसे बड़ी किराने की दुकान में सेठ जी के पास नौकरी के लिए लगा देते हैं। तुम मेहनत करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालो। ऐसे चोरी करने का कोई फायदा नहीं है। जी साहब, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। मैं मन लगाकर ईमानदारी से अपना काम करूंगा और सेठ जी को भी कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके बाद वह चोर सेठ जी के पास दुकान पर काम करने लग जाता है। यह सब घटना होने के बाद एक दिन रोमा छोटू से बोलती है, देखा छोटू, किस तरह से हमने एक चोर इंसान को लालच के जाल में फंसाकर एक कमरे में कैद कर लिया, जैसे इंसान तुम चूहों को चूहेदानी में कैद कर लेते हैं। कैसा मजा आया तुमको आज इन इंसानों से अपना बदला लेकर? मजा तो बहुत आया, पर हमने किसी निर्दोष को नहीं पकड़ा। मेरे कई दोस्त तो निर्दोष होते हुए भी चूहेदानी में फंस चुके हैं। अरे छोटू, तुम उदास क्यों हो रहे हो? चलो अपने आप को खुश करो और आज से हम ये कसम खाते हैं कि हम इस तरह ही एक दूसरे का साथ देते रहेंगे और हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने देंगे। इस घटना के बाद गांव के लोग रोमा और छोटू को बहुत सम्मान और प्रेम देने लगे। उनकी दोस्ती की कहानी गांव के हर कोने तक पहुंच गई और उन्हें गांव के हीरो के रूप में माना गया। जगह जगह बस रोमा और छोटू के साहस की सूझबूझ के ही चर्चे थे। रोमा और चूहे ने हर किसी को ये सिखाया कि दोस्ती की कोई भी सीमा नहीं होती और किसी भी समस्या का सामना मिलकर किया जाता है। हमें मुश्किलों से भागकर नहीं, बल्कि मुश्किलों का सामना डटकर करना चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोग एक दूसरे के साथ बड़ी भाई बहन की भावना के साथ रहने लगे और रोमा और छोटू की दोस्ती हमेशा के लिए गांव की ऐतिहासिक दोस्ती बन गई। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।